Good morning, students. Myself Rekha Rani from Baba Kishan Das Senior Secondary School, Slana, District Fatehgarh Sahib. Students, today we are going to start a new chapter, not for profit organization. So let's start. Not for profit organization. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक ऐसा चैप्टर है जो +1 क्लास का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिलता जुलता रूप है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये संस्थाएं अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं इनके बारे में हमने स्टडी किया था। अब इससे बिल्कुल उल्ट हमने जो +2 क्लास में चैप्टर करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही क्लियर होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका मेन एम क्या है, समाज सेवा करना या सर्विस मोटिव हो सकता है। हमने इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सो इस चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है? एनओपी ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन established to meet some desirable goal to render services and its member without the aim of earning profit from its activity। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि इनका मेन पर्पस रेंडिंग सर्विसेज होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैंने कहा है कि ये चैप्टर +1 क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिलता जुलता रूप है। तो +1 क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या तैयार किया था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया था एंड बैलेंस शीट तैयार की है। अब इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, अपनी स्टेटमेंट देनी होती है कि कहाँ से इनको इनकम रिसीव हुई, कहाँ कहाँ इन्होंने खर्च किए, ठीक है ना। तो ये अपने कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। थर्ड इनकी होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में तो आपने पिछले क्लास में स्टडी किया हुआ है कि बैलेंस शीट क्या है, कि एक ऐसी शीट बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेल्थ स्ट्रक्चर को दिखाता है कि कितनी उस ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स है, कितनी उस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटीज़ है, उसको जो उस स्टेटमेंट को जो शो करता है दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट। अब न्यू आपके लिए इस चैप्टर में क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बुक होता है। कैश बुक आपने +1 में स्टडी की थी। डेबिट कैश, जो कैश अकाउंट होता है वो रियल नेचर का अकाउंट होता है। रियल नेचर का रूल आपको पता ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरह जो डेबिट रिसीविंग है वो डेबिट साइड आएगी, जो उसके खर्चे होंगे उससे रिलेटेड वो पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड आएगी। मतलब क्या है कि कैश बुक में तो आप लिखते थे पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें क्या लिखना है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, और किसकी तरह बनाना है, जस्ट लाइक कैश बुक। अब सेकंड आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चा ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल आपको पता ही है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो इसको भी कैसे बनाना है कि डेबिट साइड में हमने क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखनी है, इनकम्स लिखनी है। नहीं, इसकी नेचर कैसी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने +1 में किया था ना, हमने सारे खर्चे डेबिट साइड डालते होते थे और इनकम सारी हमारी कहाँ पे आती होती थी, क्रेडिट साइड। ठीक उसी तरह ही हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। बस उसका समझ लो कि नाम चेंज होके अब क्या आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने +1 में ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर को आगे स्टडी करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बार बार चैप्टर में आएंगी, तो उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह +1 अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी किया था,
ठीक है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी किया था। हमें पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आते हैं और कैपिटल टाइप के एक्सपेंडिचर हमारी बैलेंस शीट में आते हैं। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में क्यों आते हैं? कि इनका जो प्रॉफिट है हमें लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, इसलिए वो कहाँ पे आते हैं? बैलेंस शीट में आते हैं। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा माइंड में रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये +1 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही मिलता जुलता रूप है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि ये हर क्लब, हर सोसाइटी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। किसी भी क्लब का मेंबर बने रहने के लिए हमें ये टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है। यह मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन रूल एंड रेगुलेशन ऑफ क्लब या सोसाइटी के होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में है, मैंने किसी क्लब की मेंबर बना रहना है तो मेरे को उसकी मेंबरशिप फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस मेंबरशिप फ़ी को क्या बोला जाता है? सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है। हर क्लब, हर सोसाइटी का ये नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब ये बार बार आता है। जो मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है। तो जो रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी वो कहाँ पे आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, ठीक है ना। जो रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी वो कहाँ पे आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। तो सेकंड है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप क्या होता है? कई बार कोई मेंबर जो होता है क्लब का, 1-2 आदि होते हैं मेंबर, सारे नहीं, कोई ना कोई मेंबर जो होता है वो बोलता है कि मैंने अब इस क्लब का लॉन्ग टाइम तक मेंबर बने रहने के लिए फुल लाइफ मेंबरशिप फ़ी एक ही बार पेमेंट कर देता है। हमें एक बार पेमेंट मिल गई, लमसम मिल गई, तो वो हमारी क्या हुई? लायबिलिटी। मतलब कौन सी नेचर का एक्सपेंडिचर, कौन से नेचर की इनकम हुई है हमारी? कैपिटल नेचर की। जो कैपिटल नेचर की इनकम है ये हमारी कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लाइफ मेंबरशिप फीस के रूप में आएगी। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा इंडोवेंट फंड। इंडोवेंट फंड क्या होता है? कोई ऐसा दान या कोई ऐसा गिफ्ट या कोई ऐसा फंड जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी द्वारा दिया गया हो। जैसे मैं किसी सोसाइटी को, क्लब को, ठीक है, मतलब 10 लाख रुपए मैंने दे दिए कि मैं बिल्डिंग फंड दे रही हूँ आपको कि आपने बिल्डिंग पे ही खर्च करना है। ये जो फंड होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हो उसी पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। फिर जो इस तरह के फंड्स होते हैं बच्चे, ये कैपिटल नेचर के फंड्स होते हैं। तो जो कैपिटल नेचर के फंड हुए वो कहाँ पे ट्रीट होंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस जो है, जब भी कोई न्यू मेंबर किसी क्लब का, सोसाइटी का बनता है तो उसको उस वक्त मेंबर बनने की फ़ीस देनी पड़ती है। जो ये फ़ीस होती है दैट इज़ कॉल्ड एंट्रेंस फीस, ठीक है ना। तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। इसको कहाँ पे शो करेंगे हम? रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद आ जाता है डोनेशन। डोनेशन मतलब दान चंदा जो भी मिलता है दान चंदे के रूप में, डोनेशन के रूप में, वो 2 तरह के होते हैं बच्चे। जनरल डोनेशन भी हो सकती है, स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन में हमें जनरल डोनेशन दी है, जनरल डोनेशन मतलब हमारा रेवेन्यू इनकम मीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है उसको। अगर स्पेसिफिक नेचर की इनकम है तो वो कहाँ पे शो होगी? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लीगेसी। लीगेसी क्या होती है? भी कई बार क्या होता है कि किसी की डेथ के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को दान के रूप में दे देना, ठीक है। जैसे किसी मिस्टर एक्स की डेथ होगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी क्लब के पास चलेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन रेकरिंग नेचर का खर्च रिसीविंग होगी। नॉन रेकरिंग नेचर की रिसीविंग का मतलब हमने कहाँ पे इसको ट्रीट करना है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के ऊपर। उसके बाद आ जाता है सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स में क्या होता है? कई बार मतलब किसी क्लब द्वारा कोई एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट में जो एसेट सेल हुई है बैलेंस शीट में से लेस हो जाएगी और उस एसेट को सेल करके अगर तो प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड आ जाएगा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। अगर हमें लॉस हुआ है तो लॉस साइड, मतलब उसकी ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी और बैलेंस शीट में एसेट में से कट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑनोरियम। ऑनोरियम क्या होता है? कई बार क्या होता है कि क्लब वाले
किसी बाहर से पर्सन को इनवाइट करते हैं टू डिलीवर लेक्चर या कुछ मतलब मोटिवेशन स्पीच के लिए, ठीक है ना, तो उसको सम्मानित करने के लिए जो खर्च किया जाता है वो ऑनोरियम का होता है, ठीक है ना। इस तरह के एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के होते हैं और इन्हें कहाँ पे ट्रीट किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स कई बार सरकार किसी भी संस्था को आगे बढ़ने के लिए कुछ हेल्प करती है, ग्रांट पे करती है, ठीक है ना। दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ग्रांट्स जो होती है दो तरह की होती है, ग्रांट फॉर मेंटेनेंस, ग्रांट फॉर डेवलपमेंट। अगर तो मेंटेनेंस के लिए ग्रांट आई है संस्था में तो वो जर्नल एक्सपेंडिचर हो गया, जर्नल हो गई, जर्नल इनकम सोर्स हो गया। तो जर्नल हमारा कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर ग्रांट जो है डेवलपमेंट पर्पस के लिए, इसका मतलब वो स्पेशल ग्रांट है, तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगी। अगला है सेल ऑफ एब्सोल्यूट आइटम एंड वेस्ट पेपर। कई बार क्या होता है, क्लब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वेस्ट पेपर्स वगैरह जैसे न्यूज़पेपर वगैरह या कोई ख़राब हुई चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी हम सेल कर देते हैं, तो दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ इनकम, ठीक है। तो इसे कहाँ पे, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट जैसे कह लो ब्याज कोई इन्वेस्टमेंट की है अगर, तो क्लब ने, सोसाइटी ने कोई जर्नल फंड इन्वेस्ट किया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाली जो इनकम होगी वो अपनी रेवेन्यू इनकम होगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर कोई स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट की है तो उससे प्राप्त होने वाली जो इनकम होगी वो हमारी कैपिटल इनकम है, तो उसको इन्वेस्टमेंट में ऐड करके लाइबिलिटी साइड शो करना है बैलेंस शीट में। ये टर्म्स बच्चे आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन सी टर्म का रेवेन्यू मत नेचर है, कौन सी टर्म का कैपिटल नेचर है। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर होगा तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट तैयार करने के वक्त उसकी एंट्री कहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं। होमवर्क में आपने नोट्स तैयार करने हैं जो हमने अबव डिस्कशन की है, ठीक है ना, उसके सारे नोट्स तैयार करने हैं। अपनी बुक्स की हेल्प लेना, बाकी मैंने आपको बोल के सारा समझाया है, सारे एस्पेक्ट आपने क्लियर करने हैं और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू बेटा।